Fleming's right hand rule. Fleming's right hand rule. राइट हैंड रूल तो नहीं करता है. राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल. ओके, राइट हैंड थंब रूल वो मतलब रूल जो है वो डायरेक्शन को पता करने के लिए एक टूल है, वो कोई रूल नहीं है. ठीक है. क्रॉस प्रोडक्ट. हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट किसका? आइडियल एंड आर. तो जब भी क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो उसमें हम लिखते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. तो इसका आंसर आप ये लिख सकते हो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. और दूसरा लिख सकते हो राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल. ठीक है. और तीसरा लिख सकते हो बायो सेवर्ट लॉ. बायो सेवर्ट लॉ. ठीक है. एक्चुअली ये जो है ना, ये रटने के तरीके हैं, ये कोई रूल नहीं है. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल, रूल तो बायो सेवर्ट लॉ. ये आपको बताता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस आर. आइडियल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब. ठीक है. तो ये जो बायो सेवर्ट लॉ है इसमें इस क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन करता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड थंब रूल. ठीक है. वैसे आप तीनों में से कुछ भी इसको आंसर कर सकता है. ठीक है बेटा, इसका आंसर नोट करिएगा और इसका डायग्राम बना दोगे तो और अच्छा है. जैसे ये आपका करंट की डायरेक्शन हो गई आई. यहाँ पे आपने एक एलिमेंट ले लिया ए बी, इसकी लेंथ हो गई dl. ठीक है. और यहाँ पे कोई पॉइंट है जिस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है. इसके सेंटर से इसको ज्वाइन करिए, ये r वेक्टर हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा. तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, उसके लिए ये फॉर्मूला है. तो आंसर क्या लिखना है आपको? बायो सेवर्ट लॉ. वैसे ये दोनों भी चलेंगे, आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी लिख सकते हो और राइट हैंड थंब रूल भी लिख सकते हो. नोट करिए बेटा. इस तरह से ड्रॉ. तो देखिए ये एक प्लेन बना लेंगे. ये हमने एक प्लेन बना लिया और इस प्लेन में हमने एक ये इस तरह से एक लूप बना दिया. सर्कुलर लूप है बेटा. तो ये प्लेन के अंदर एक सर्कुलर लूप है और इसमें जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट है. तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वायर को कवर करेंगी और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड होगी प्लेन के या डाउनवर्ड होगी? तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपवर्ड होगा इस तरह, है ना. तो आप इस तरह से इसको अपवर्ड डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाओगे और इनको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को यहाँ से निकलता हुआ दिखाओगे इस तरह से. ठीक है. फिर यहाँ पे नीचे डॉटेड बना दीजिए इसको. तो उससे ये पता लग रहा है कि ये नीचे की तरफ वाली फील्ड लाइन है ना. इसी तरह से यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को निकालिए और दूसरी डायरेक्शन में इसको अंदर से एंटर करता हुआ दिखाइए. ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से एंटर करेंगे. ऐसे इधर से दिखाइए. ये इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी, इधर एंटर करेंगी. तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन और ये क्लोज लूप बनाते हैं तो ऐसे डॉटेड भी बनाइए. ठीक है. तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से होंगी. तो ये वायर को कवर करेंगी और ये वायर के हर एक पार्ट में होगी. कुछ ही इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएंगे. फिर रेडियस का पहले क्या करेंगे, एक एलिमेंट ले लेंगे है ना. ये एलिमेंट हमने ले लिया dl लेंथ का और यहाँ से एक हमने रेडियस वेक्टर बना दिया, वो इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. सपोज करिए I करंट है ना. तो बायो सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पे, तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर. किसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा? पूरे लूप की वजह से है या सिर्फ इस एलिमेंट की वजह से है? ये जो ए बी एलिमेंट डीएल एलिमेंट ए बी, तो ये जो ए बी एलिमेंट है ऑफ लेंथ डीएल, इसकी वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा, और थीटा इसमें 90 डिग्री हो जाएगा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. आर इसकी रेडियस के बराबर. तो ये सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
आईडीएल अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल अपॉन आर स्क्वायर को इंटीग्रेट करो, तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर बाहर आ गया और डीएल का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो जो डीएल का इंटीग्रेशन है उसमें लेंथ की वैल्यू 0 से लेके 2 पाई आर तक जाएगी, तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, डीएल का इंटीग्रेशन एल हो जाएगा 0 टू 2 पाई आर, और फिर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर और ये 2 पाई आर माइनस 0, ये 2 पाई आर से 4 पाई आर 2 टाइम्स कट जाएगा आर स्क्वायर, तो आर के एक पार बचेगी, तो ये बचेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। अब इसकी डायरेक्शन भी बतानी है, तो अगर ये जो लूप है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है यहाँ पे अपवर्ड होंगी, ऊपर की तरफ निकलेगी, और अगर ये क्लॉकवाइज सेंस में करंट है तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नीचे की तरफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी, ठीक है बेटा। तो हमने यहाँ पे एक ये ऐसे दो पैरेलल कॉइल्स बना लिए, ये हमने वर्टिकल प्लेन बना दिया, और इस वर्टिकल प्लेन में सपोज करिए कि एक कॉइल है ये इस तरह से और ये कॉइल हो गए दूसरे, और दोनों का एक्सिस सेम है, ये दोनों का एक्सिस हो गया, दोनों का एक्सिस सेम है, दोनों के रेडियस भी सेम है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस 2r के इक्वल की हो जाए, दिस डिस्टेंस इज 2r, सेम डायरेक्शन में करंट है। तो अगर हम इसमें इधर से देखते हैं राइट साइड से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट है, तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट होगा। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर। तो इसके मिड पॉइंट पे हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि यहाँ पे कुल कितने मैग्नेटिक फील्ड होंगे, एम पॉइंट पे कुल कितने मैग्नेटिक फील्ड होंगे बेटा? 2। तो इसकी वजह से होगा, अगर आप m से देखोगे, इसको फर्स्ट कॉइल को अगर m से देखोगे तो आपको उसका सेंस करंट का कैसे दिखाई देगा, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ होगा, तो ये फर्स्ट का मैग्नेटिक फील्ड होगा V1, हमने इसको लिख लिया। m से अगर आप दूसरी कॉइल को देखोगे, सेकेंड कॉइल को अगर आप मिड पॉइंट से देखते हो तो आपको जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में दिखाई देगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज बेटा राइट साइड से, दोनों में सेम सेंस में करंट है, अगर आप इस तरफ से देखते हो तो आपको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में दिखाई देगा। जब आप दूसरी साइड चले जाओगे, यानी कि इसके राइट साइड से जब एम पॉइंट पे आ जाओगे, तब भी क्या आपको एंटी, इसमें करंट तो सेम डायरेक्शन में है, लेकिन जब आप बीच में खड़े होगे तो आप इसके ऑपोजिट दूसरी तरफ से देखो, और दूसरी तरफ से देखने पे जो एंटी क्लॉकवाइज सेंस की करंट है वो आपको कैसे दिखाई देगी? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज दिखाई देगी। तो अगर आप इस तरफ से देख रहे हो और आपको ये एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगी, तो दूसरी तरफ से क्लॉकवाइज दिखाई देगी। ये सभी को क्लियर है बेटा? ठीक है। तो अगर आप इधर इस वाले पॉइंट से देखोगे, राइट साइड वाले पॉइंट से देखोगे, तो दोनों में एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। अगर बीच में चले जाओगे एम पे, तो लेफ्ट वाली जो कॉइल है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी और राइट वाली जो है वो क्लॉकवाइज होगी। ये क्लियर है या नहीं बेटा? यस सर। क्लॉकवाइज का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ जाता है, यानी कि यहाँ से इसका मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ ही जाएगा। तो ये एम पॉइंट से देखने पे दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में दिखाई देता है। एक्चुअली इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस तरह से जाएंगे, ऐसे, है ना, और इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से जाएंगी, और जब इधर से आएंगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपको सेम डायरेक्शन में आ जाएगा या नहीं आ जाएगा बेटा? यस सर। तो इधर से तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगा और इधर से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगा। तो सेम डायरेक्शन में करंट है आउटसाइड पॉइंट्स के लिए। अगर आप बीच में चले जाओगे तो करंट की डायरेक्शन आपको ऑपोजिट दिखाई देगी। तो दोनों के सारे पैरामीटर सेम है, दोनों के रेडियस भी r के इक्वल है, दोनों की सेंटर से डिस्टेंस भी r के इक्वल है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो सारे पैरामीटर सेम। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड भी है ये भी सेम रहेंगे। तो B1 और B2
दोनों के मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी और इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई रेडियस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 रेडियस स्क्वायर प्लस डिस्टेंस स्क्वायर होल रेज़ पावर 3 और जिस पॉइंट पे हम यहाँ पे जो निकाल रहे हैं r की वैल्यू वो कैपिटल R के इक्वल ही है, तो यहाँ पे जो स्मॉल r है वो भी कैपिटल R के इक्वल है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 और ये 2 r स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्मॉल r भी कैपिटल R के इक्वल है, तो 2r स्क्वायर हो गया और इसके बाद 3/2 तो हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 2 की पावर 3/2 2√2 हो जाएगा और r स्क्वायर की पावर 3/2 r क्यूब हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4√2 और r स्क्वायर से r क्यूब को कैंसिल करेंगे तो r आ जाएगा। तो दिस इज नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक का मैग्नेटिक फील्ड हुआ बेटा, तो नेट कितना हो जाएगा? तो जो यहाँ पे सेंटर पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ट्वाइस ऑफ v1 या ट्वाइस ऑफ v2 के इक्वल होगा और जो हमने निकाला है वो तो एक का ही निकाला है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4√2r और इसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2√2। ठीक है, और डायरेक्शन साफ साफ दिखाई दे रही है कि फर्स्ट कॉइल से सेकंड कॉइल की तरफ होगी। नोट करिए A semicircular arc of radius 20 cm carries current of 10 ampere। एक semicircular arc है और इसमें रेडियस दिया हुआ है 20 cm। This is 20 cm। carries a current of 10 ampere। इसमें करंट दिया हुआ है 10 एम्पियर, डायरेक्शन नहीं दी हुई है कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है या क्लॉकवाइज, मतलब वो डायरेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द आर्क। ये सेंटर ऑफ द आर्क पे O पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? तो क्या फॉर्मूला होता है इसके लिए? थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू म्यू नॉट I अपॉन 2r। ठीक है, तो जितना भी मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे होता है उसको थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जो सेमी सर्कल है इसके लिए थीटा की वैल्यू 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगी, तो थीटा को यहाँ पे 180 डिग्री रखेंगे, तो 180 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री इनटू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो ये रिजल्ट आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4r। वैल्यू पुट कर दीजिए म्यू नॉट की वैल्यू होगी 4 पाई इनटू 10⁻⁷। करंट है 10 एम्पीयर, आई की वैल्यू 10 एम्पीयर के इक्वल दी हुई, तो ये 10 होगा। 4 रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर। अच्छा 20 सेंटीमीटर को 20 लिखेंगे या कुछ करेंगे बेटा? 20 सेंटीमीटर ऐसा यूनिट नहीं है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, इसको 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻2 और फिर ये टेस्ला में है। ठीक है, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 10 2 जा 20, 1/2 0.5 हो गया और पाई हो गया 3.14। 10⁻⁻2 ऊपर चला जाएगा तो 10⁻⁻5 आ जाएगा, हो जाएगा 1.57 into 10⁻⁵ टेस्ला। तो इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 1.57 into ठीक है। अगर कोई फाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड फाइनाइट लेंथ मतलब इनफाइनाइट नहीं, काफी बड़ा लेंथ नहीं है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो सपोज करिए कि ये कोई ए बी और इसमें आई करंट, यहाँ पे एक पॉइंट है पी जिसपे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, और ये जो पी पॉइंट है ये इससे ए डिस्टेंस पे, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये ए डी, ये एक तरफ फाई 1 एंगल बनाता है और एक तरफ फाई 2 एंगल बनाता है। ठीक है, तो ये फाई 1 और फाई 2 एंगल हो गए, ये दोनों एंगल्स आपको गिवन होंगे क्वेश्चन में,
phi1 and phi2। तो ये नीचे वाला एंगल हमने phi1 सपोज कर लिया और ऊपर वाला एंगल phi2 सपोज कर लिया। अब इसमें हम बायो-सेवर्ट लॉ की एप्लीकेशन से P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे कि P पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हम यहाँ पे एक एलिमेंट सपोज कर लेते हैं। ये हमने एक एलिमेंट सपोज कर लिया Mn, और ये इसके इस वाले पॉइंट से इस पॉइंट को O सपोज कर लीजिए। O से ये वाली जो लेंथ है ये L है, तो ये इसका एक पार्ट होगा छोटा सा, ये DL होगा। तो Mn एक एलिमेंट है जो DL है, DL से इसको ज्वाइन करें। अभी जो DL है ये इस वायर के ऊपर ट्रेवल करेगा। ये जो एलिमेंट है ये कहीं भी लिया जा सकता है, इस वजह से ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है ना। तो यहाँ पे इस वाले एंगल को हमने थीटा सपोज कर लिया और इस वाले एंगल को फाई सपोज कर लिया, और ये जो थीटा और फाई दोनों एंगल है ये वेरिएबल एंगल है। ठीक है, तो अब हम इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे dB। तो dB इज मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, और ये किसकी वजह से है? मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू करंट एलिमेंट, और ये जो करंट एलिमेंट है DL लेंथ का, उसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो इसमें हम बायो-सेवर्ट लॉ लगा सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। r ये वाली डिस्टेंस है, ये r हो। ठीक है, अब अगर हम टोटल इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे P पॉइंट के ऊपर, तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट हम एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से वेरिएबल है वो देखिए बेटा। इसमें थीटा वेरिएबल है, क्योंकि जैसे जैसे ये ट्रेवल करेगा थीटा बदलेगा, फाई भी वेरिएबल है। तो थीटा वेरिएबल है, लेंथ वेरिएबल है, और ये रेडियस वेरिएबल है, मतलब जो r डिस्टेंस है वो वेरिएबल है। तो ये तीन वेरिएबल है, हम इसको एक वेरिएबल में लेके आएंगे। और फाई की लिमिट हमें पता है, phi1 से लेके phi2 तक। ये जो वेरिएबल है फाई, इसकी लिमिट्स हमें पता है कि ये phi1 से लेके phi2 तक। तो इस पार्ट में, इस क्वेश्चन में अगर आप ये याद रखेंगे कि फाई के टर्म्स में हमें हर एक वेरिएबल को लेके आना, तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लेंथ को फाई के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। तो लेंथ को कैसे रिलेट कर सकते हैं? a इसमें गिवन है, ये वाली जो डिस्टेंस है a, ये गिवन है, क्योंकि O से लेके वायर से लेके पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस a के इक्वल। तो हम a और l को रिलेट कर सकते हैं। इन ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल, हमें l को रिलेट करना है। तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं फाई के साथ tan phi इज इक्वल टू, फाई का ऑपोजिट साइड हो गई l और बेस हो गया a, तो l इज इक्वल टू a tan phi। और हमें dl की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसको फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। तो tan phi का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर phi, dl इज इक्वल टू a sec स्क्वायर phi d phi। तो हमने dl को फाई के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। अब थीटा को हम फाई के टर्म्स में लिखना चाहते हैं, तो देखिए कि ये जो राइट ट्रायंगल है, इसमें एक एंगल तो 90 डिग्री हो गया। एंगल सम प्रॉपर्टी से बाकी के जो एंगल्स होंगे उनका सम भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम थीटा को 90 माइनस फाई लिख सकते हैं। तो साइन थीटा हो जाएगा साइन 90 माइनस फाई, और साइन 90 माइनस फाई होता है कॉस फाई के। तो साइन थीटा हो गया कॉस फाई के। ठीक है, तो हमने थीटा को भी फाई के टर्म्स में चेंज कर दिया। अब रह गया r। तो देखो ये a और r को हम रिलेट कर सकते हैं फाई के साथ। ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो बेस अपन हाइपोटेन्यूज होता है cos फाई। cos फाई हो जाएगा a अपॉन r। हमें r की वैल्यू निकालनी है, तो ये a अपॉन cos फाई हो गया, यानी कि a sec फाई हो गया। तो अब जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सभी वेरिएबल्स को हम फाई के टर्म्स में लेके आ गए। अब इन सब की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो dB हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, a sec स्क्वायर phi d phi
साइन थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए cos फाई और नीचे r स्क्वायर की वैल्यू, तो r a sec फाई है तो ये a स्क्वायर sec स्क्वायर फाई है, इससे sec स्क्वायर फाई कैंसिल हो जाएगा और a की एक पावर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन a एंड cos फाई d फाई। ठीक है, ये dv की वैल्यू। और अगर हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन a सब कुछ कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर जाएगा और ये cos फाई को हमें इंटीग्रेट करना, फाई की वैल्यू ये देखिए क्लॉकवाइज सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ये क्लॉकवाइज सेंस में, तो अगर हम एक को नेगेटिव लेते हैं तो जो दूसरे वाला है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक डायरेक्शन को अगर हम φ1 जैसे φ1 है ये एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लिया, तो जो दूसरा एंगल है रेफरेंस से φ2 उसको पॉजिटिव ले, तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन a हो गया और cos फाई का इंटीग्रेशन sin फाई और इसमें लिमिट्स हो गई -φ1 से लेके φ2, इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन a, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो ये -φ1 के इक्वल, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन a एंड sin φ2 प्लस sin φ। तो फाइनाइट लेंथ का जो कंडक्टर होता है उसका फॉर्मूला होता है sin म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन a sin φ1 प्लस sin φ2। अब इसका स्पेशल केस देखिए, इसका स्पेशल केस है मैग्नेटिक फील्ड फॉर स्ट्रेट इनफाइनाइट कंडक्टर। ये तो फाइनाइट लेंथ का कंडक्टर था, अगर हमें स्ट्रेट इनफाइनाइट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा तो कैसे करें? तो अगर ये इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर होगा तो ये जो एंगल है φ1 और φ2 ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, मतलब अगर ये इंफिनिटी को टेंड करेंगे दोनों साइड्स इसकी, तो φ1 ये बढ़ता बढ़ता कितना हो सकता है और φ2 ये इंक्रीज होकर मैक्सिमम कितना हो सकता है? क्या ये वायर इतना लंबा हो सकता है कि आपको एक पी के राइट साइड में दिखने लगे? क्या कभी बी पॉइंट ऐसा दिख सकता है, इतना लंबा ये वायर हो सकता है कि आपको बी पॉइंट पी के राइट साइड में दिखने लगे? तो राइट में तो कभी नहीं दिखेगा ना बेटा, तो इसलिए ये जो मैक्सिमम एंगल है φ1 वो 90 डिग्री को टेंड करेगा और φ2 भी 90 डिग्री को टेंड करेगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड अगर आप इसी को फाइनाइट लेंथ के कंडक्टर के लिए निकालना चाहते हैं तो φ1 और φ2 दोनों को 90 डिग्री रख देंगे, तो sin 90 प्लस sin 90, ठीक है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन a sin 90 is 1 and sin 90 is 1, ये 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स और इसका फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई a। तो जो इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई a, where a is perpendicular distance from the point P to the conductor of infinite length, ठीक है। तो ये फाइनाइट लेंथ से ही हम इनफाइनाइट, और इसमें डायरेक्शन की कोई बात नहीं उसने नहीं करी है क्योंकि करंट की डायरेक्शन नहीं दे रहे। तो ये देखिए कोई स्क्वायर कॉइल है, इस तरह से स्क्वायर कॉइल है, ये मान लीजिए कि ए बी सी डी, इसमें किसी डायरेक्शन में करंट होगी, हमने ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इसकी करंट सपोज करी, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि इसके सेंटर पे ये दोनों डायगोनल्स आप ज्वाइन करिए इस तरह से, और ये जहां पे मीट करेंगे वो इसका सेंटर हो जाएगा, ये इसका सेंटर हो गया ओ, ठीक है। तो इसके सेंटर पे हर एक वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या वो सेम डायरेक्शन में होगा, वो आपको देखना है। तो सबसे पहले एडी वायर जो है, ये जो एडी वायर है करंट की तरफ अपना फेस करिए और देखिए कि जो पॉइंट है वो किस तरफ है, राइट साइड की तरफ है या लेफ्ट साइड की तरफ? राइट साइड की तरफ है ना। और डीसी की तरफ देखिए जरा, डीसी में जो करंट है उस तरफ अपना फेस करिए
और फिर देखिए कि जो पॉइंट है वो किस तरफ आ रहा है, राइट राइट साइड, और ऐसे ही CB के भी राइट साइड में पड़ेगा और BA के भी राइट साइड में, यानी कि चारों का मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में रहेगा, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर due to all sides of square is in same direction, ठीक है। तो हर एक का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में रहेगा, तो देयरफॉर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू 4 टाइम्स V1 के बराबर हो जाएगी, where V1 is equal to magnetic field due to one side of square, तो किसी भी एक साइड स्क्वायर की जो होगी उससे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। जैसे हम सपोज करिए कि जो AD साइड है उसका मैग्नेटिक फील्ड B1 लिख दें, ठीक है। तो एक साइड का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अब ये बताइए कि जो AD है ये फाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है या इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर? फाइनाइट लेंथ। इसमें बताया हुआ है कि इसकी जो साइड है वो 2a के इक्वल है ना, तो ये जो टोटल लेंथ है ये 2a के इक्वल है, ठीक है। तो आप ये बताइए कि O से अगर मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ये OM लेंथ कितनी होगी? व्हाट इज द लेंथ OM एंड व्हाट आर दीज एंगल्स? ये दोनों एंगल्स बताइए, ये दोनों एंगल्स कितने होंगे? OM जो कितने कितने होंगे बेटा? तो OM A होगा और एंगल होंगे 45। तो एंगल ये पूरा जो डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये वाला एंगल 45 डिग्री होगा और ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा। और जो साइड लेंथ है OM की लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा? OM की लेंथ A के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये जो टोटल लेंथ है ये 2a के इक्वल है ना। तो जो आधी लेंथ है वो किसके बराबर हो जाएगी? A के बराबर हो जाएगी। तो ये 4 टाइम्स और B1 का इसमें फॉर्मूला डाल दो। B1 का फॉर्मूला हो जाएगा μ0/4 पाई I/A sin phi1 प्लस sin phi2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, μ0/पाई I/A phi1 की वैल्यू 45 डिग्री हो गई और phi2 की वैल्यू भी 45 डिग्री, तो μ0/पाई I/A sin 45 is 1/2 and sin 45 is again 1/2, μ0 I/pi A और ये 1/2 plus 1/2 2/2 के इक्वल होगा, μ0 I/pi A और √2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √2 के इक्वल आ जाएगा। तो दिस इज नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? देखिए ग्राउंड है बेटा, इसको ग्राउंड है ना, और जो केबल है वो 10 मीटर ऊपर है, तो ग्राउंड से केबल की लेंथ 10 मीटर है। कैरीज अ करंट ऑफ 100 एम्पीयर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और इसमें जो करंट है वो 100 एम्पीयर है और ये साउथ से नॉर्थ की तरफ है, मतलब दिस इज साउथ एंड दिस इज नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ है। फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द ग्राउंड डायरेक्टली बिटवीन द केबल। तो यहाँ पे हमें एक तो मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड बताना है और इसकी डायरेक्शन भी बतानी है ना। तो इसमें लेंथ नहीं दी हुई है, लेंथ नहीं दे रखी है, मतलब फाइनाइट नहीं। तो इनफाइनाइट लेंथ के कंडक्टर का फॉर्मूला होता है μ0 I/2 पाई A। ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया, μ0 की वैल्यू 4 पाई × 10⁻⁷, करंट हो गया 100 एम्पीयर डिवाइडेड बाय 2 पाई, और जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर वो 10 मीटर दिया हुआ, ये कैंसिल हो जाएगा 2, फिर 10 से 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 × 10⁻⁶ टेस्ला हो गया, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया 2 × 10⁻⁶ टेस्ला। अब डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे? तो ये आपको बताया था कि जो डायरेक्शन है उसको हम इस तरह से डील करते हैं, ईस्ट की तरफ हम आई कैप लेते हैं, वेस्ट की तरफ -ik, नॉर्थ की तरफ
माइनस प्लस जे, और साउथ की तरफ माइनस जे। अपवर्ड इज k कैप एंड डाउनवर्ड इज माइनस k कैप। और जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होती है? डायरेक्टेड अलोंग। ये सब बायो-सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशंस हैं, तो हर कोई आइडियल क्रॉस आर की डायरेक्शन में होगा। आर की जो डायरेक्शन है वो ये जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस तरफ, ये आर की डायरेक्शन है। तो आर की डायरेक्शन तो बिल्कुल नीचे की तरफ है ना, तो आर की डायरेक्शन तो हो गई माइनस k कैप। और आइडियल किस तरफ है? करंट की डायरेक्शन में, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो साउथ से नॉर्थ की तरफ चलोगे आप ऐसे, तो किसकी तरफ जाओगे? जे कैप की तरफ। तो ये जे होगी, तो ये हो गया माइनस जे क्रॉस के। जे क्रॉस के इज आई कैप। माइनस आई किसको इंक्लूड करेगा? वेस्ट। तो जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो वेस्ट की तरफ होगी। ठीक है, तो इतना मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन हो गई वेस्ट की तरफ। क्या मतलब होता है? तो अगर ये सीरीज में कनेक्टेड है ना, तो इसका मतलब है कि दोनों में करंट सेम हो। If coils are connected in series, तो the current is the same, क्योंकि सीरीज में करंट सेम है, तो हमने करंट को I सपोज करें। नंबर ऑफ टर्न्स भी सेम है, तो N1 N2 के इक्वल है, इसको हमने N सपोज करें। और जो रेडियस है उनका रेशियो 1:3 के इक्वल दिया है, तो R1 और R2 का जो रेशियो है वो 1:3 के इक्वल है। तो I find the ratio of magnetic fields at the center of the coil। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक है, अब ये जो I है ये तो कांस्टेंट है, म्यू नॉट अपॉन 2 भी कांस्टेंट है, तो जो B है वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और कॉइल के जितने टर्न्स हो जाएंगे उतने टाइम ये फील्ड हो जाएगा, तो आप इसको n से मल्टीप्लाई कर दोगे अगर कॉइल में n टर्न्स है। तो अगर टर्न डबल होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाएगा, 3 टर्न होंगे तो ट्रिपल हो जाएगा, ऐसे n टर्न्स है तो n टाइम्स होगा। n भी यहाँ पे कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स भी सेम दिए हुए हैं, तो n भी कांस्टेंट होगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो v1/v2 इनवर्स रेशियो में हो जाएगा। तो अगर r1/r2 की वैल्यू 1/3 है, तो r2/r1 3:1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 3:1। The radius of the first electron orbit of a hydrogen atom is 0.5 angstrom। आप सभी को पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने न्यूक्लियस के अबाउट अपनी सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन है कोई, सपोज करिए कि एक सर्टेन वेलोसिटी से न्यूक्लियस के चक्कर लगा रहा है, तो इसकी जो ऑर्बिट की रेडियस है वो दे रखी है 0.5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट दिया हुआ है। The electron moves in this orbit with a uniform speed। इसकी स्पीड भी दे रखी है, स्पीड इज 2.2 into 10⁶ मीटर पर सेकंड। What is the magnetic field produced at the center of the nucleus? तो न्यूक्लियस के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू द मोशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर मोशन में चक्कर लगा रहा है, तो ये बिल्कुल एक क्लोज लूप की तरह हो गया और ये एक करंट को कॉन्स्टिट्यूट करेगा। तो जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, revolving electron is equivalent to current। ठीक है, क्योंकि ये क्लोज लूप में चल रहा है तो इसलिए ये करंट के इक्विवेलेंट होगा। जैसे सेल में चार्ज पूरा एक क्लोज लूप को ट्रेवल करता है, उसी तरह से ये भी एक क्लोज लूप को ट्रेवल करता है। तो इसकी जो करंट है वो रहेगी चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, और इसको अपने ऑर्बिट में 2πr डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फार्मूला लगा दिया हमने टाइम से, तो ये वैल्यू हो जाएगी E into B डिवाइडेड बाय 2πr। ठीक है, तो ये जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है ये इस करंट के इक्विवेलेंट होगा, है ना। ये फार्मूला है करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, कि वो अपने क्लोज लूप को ट्रेवल करने में कितना टाइम लेता है, उसके लिए हमने फार्मूला लगा दिया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और अगर रेडियस r है तो ये 2πr टोटल लेंथ हो जाएगी सर्कल की और v उसकी स्पीड, तो ये इस करंट के इक्विवेलेंट होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये करंट के इक्विवेलेंट है,
तो इसके मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r के इक्वल हो जाएगा। तो म्यू नॉट अपॉन 2r और i की वैल्यू हमने निकाली हुई है, ये ev अपॉन 2 पाई r के इक्वल है। ठीक है, तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये 2 into 2 पाई 4 पाई हो गया, फिर e into v डिवाइड बाय r into r, r स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो ये जो r है ये इसकी रेडियस होगी 0.5x। अब इन सब की वैल्यू डाल दो, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो गया 10⁻⁻7 इनटू e की वैल्यू 1.6 इनटू 10⁻⁻19, स्पीड दे रखा है 2.2 इनटू 10⁻6 और रेडियस दे रखा है 0.5 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब हो जाएगा 10⁻10 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.6 इनटू 2.2 इनटू 10 की पावर्स को काउंट करिए कितना हो जाएगा, ये -7 और -19, -26 प्लस 6 -20, और ये जो -20 है ये ऊपर जाके +20, तो 10 की पावर सब कैंसिल हो जाएंगे। ये 0.5 1/2 हो जाएगा नीचे, उसका स्क्वायर भी है तो 1/4 ऊपर जाके 4 हो। ठीक है, तो इतने टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। ठीक, तो सेंटर पे इतना टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 6.4 * 2.2 22 4 जा 88 8 132 एंड 8 140 डेसिमल 2 प्लेस के बाद, तो ये 14.08 टेस्ला होगा। फिर से एक बार देख लीजिए बेटा, ये क्वेश्चन में एक ये सेल के साथ एक सर्कुलर वायर कनेक्टेड है और ये किसी भी एंगल पे हो सकता है, मतलब बिल्कुल सेंटर पे नहीं। सेंटर पे हमें प्रूव करना है कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। तो यहाँ से जब करंट जाएगी, ये वाली करंट यहाँ पे वायर के पार्ट होंगे तो यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो ये I2 करंट हो जाएगी, ये I1 करंट हो जाएगी। तो इस तरफ का जो वोल्टेज है L2 वायर में और L1 वायर में, ये दोनों वोल्टेजेस इक्वल होंगे और वोल्टेज का फॉर्मूला होता है I * R। तो I2 R2 I1 R1 के इक्वल हो गए। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ρL/A, तो ये एक ही वायर है जो सर्कल के फॉर्म में है, तो उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया और रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, तो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगी और हमें ये रिजल्ट मिलेगा I2L2 = I1L1। अब मैग्नेटिक फील्ड पे आते हैं, तो इसको L2 वाले सेंट्रल एंगल को हमने θ2 ले लिया और L1 वाले सेंट्रल एंगल को θ1। तो क्लॉकवाइज सेंस में करंट है L2 के अंदर, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, यानी कि k कैप की तरफ होगा। हमने उसको k कैप से पूछा है। और जो L1 लेंथ का वायर है उसमें मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट है, उसको हमने -k कहते हैं। तो सेंटर में जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो B1 + B2 के इक्वल हो जाएगा। ये जो दोनों एक्सप्रेशंस हैं इनको ऐड करिए, कॉमन लीजिए, तो अंदर बचेगा B1 से -θ1 I1 बचेगा और B2 से I2 θ2 I2 θ2 - I1 θ1। अब ये एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो इससे θ2 को हमने L2/R लिख दिया और θ1 को L1/R। R कॉमन आ जाएगा, तो ये I2L2 - I1L1 और इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी, इसलिए सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा।